हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। बीए वर्ग भाइयों के लिए जो बीए किए हैं, बीएड एंट्रेंस का एग्जाम देने आ रहे हैं, उनके लिए भैया पेपर आ चुका है 2021 का पूरा पेपर। आखिर कैसे, काफी लोग परेशान थे कि भैया हम ज्योग्राफी से हैं, हम इंग्लिश से हैं, कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, हम साइकोलॉजी से हैं। तो आपको बता दें, सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी सब्जेक्ट का वेटेज अधिक हो जाता है, कभी कभी वेटेज कम हो जाता है। तो इसमें किसका वेटेज है अभी हम लोग देख लेंगे। और सबसे आज हम हल कौन सा पेपर आखिर करने जा रहे हैं, तो आपको बता दें जो पेपर फर्स्ट होता है वो हमने हल कर लिया। अगर नहीं देखा है आपने तो जाइए देख डालिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और द्वितीय प्रश्न पत्र क्या है कि इसमें क्या होता है सर, कला वर्ग होता है, अर्थात बीए की बात करते हैं। तो आज हम बीए के पूरे पेपर को हल करेंगे, जिसमें क्या होता है सर, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों वर्ष के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आखिर इसमें सभी सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे जो आपने सब्जेक्ट लिया हो। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स का होगा। तो कला वर्ग के लिए भैया पहला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपको बताना है कि किसकी अध्यक्षता में अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पास हुआ। अब यह सभी में प्रश्न आता है, पर यह बीए वर्ग के लिए आया था और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ था पी सीतारामैया के समय, जवाहरलाल नेहरू के समय, मोतीलाल नेहरू के समय या लाला लाजपत राय के समय। तो आपने अगर ऑप्शन नंबर डी लिया है तो आप बिल्कुल सही हो जाते हैं। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव जो पारित होता है वह कलकत्ता अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 52 नंबर कि वीर निर्माण किससे संबंधित है। 52 बताइए कि जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव संप्रदाय से, आजीविका संप्रदाय से। तो वीर निर्माण जो है अगर आपने बताया है ए तो आप बिल्कुल सही हो जाते हैं, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म मतलब 24वें तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जो होता है वीर निर्माण जो है शुरू होता है, वीर निर्माण वंश जैसे कह सकते हैं शुरू होता है। नेक्स्ट आपका 53 है कि भारत में निम्नलिखित में से 9 पाषाणिक स्थल सर्वप्रथम सूचित किया जाता है। कोल्हिड़ा, चिरांद, गुफकराल, लिंग सुपुर। तो आखिर इसमें क्या है, 9 पाषाणिक स्थल सर्वप्रथम सूचित कहाँ किया गया, किसे किया गया सर। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, आखिर 53 का डी हो जाएगा, लिंग सुपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 54 नंबर है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस दिन पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 और 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को पारित होता है, जिसे अगस्त में शुरू होता है, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। 55 नंबर आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। आखिर किस गवर्नर जनरल द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा या लॉर्ड रियन द्वारा या लॉर्ड कर्जन द्वारा या लॉर्ड बैटिंग द्वारा। तो आपको बताना है कि आखिर जो है सती प्रथा का उन्मूलन जो है किसके शासनकाल में होता है। तो इसमें कौन होता है, लॉर्ड विलियम बैटिंग हो जाता है। लॉर्ड विलियम बैटिंग के समय सती प्रथा का उन्मूलन होता है। आखिर लॉर्ड विलियम बैटिंग कौन होता है, या भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो यह कौन होता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल होता है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 है कि बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना। पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बनता है, विलियम फुलर, चार्ल्स ग्रांट, चार्ल्स नेपियर, मिंटकाफ। आखिर 56 का आंसर देना है तो आपको बता दें, अगर ऑप्शन नंबर ए दिया है विलियम फुलर तो आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। मतलब क्या है कि बंगाल विभाजन किसके समय होता है, लॉर्ड कर्जन के समय, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम फुलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 57, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, काबुल में, दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में। तो आपको बताना है आखिर कब हुई थी। तो आपको बता दें 26 दिसंबर की बात है, 26 दिसंबर 1930 में जो है बाबर की मृत्यु आगरा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं सेब की कृषि के लिए, केला की कृषि के लिए, अंगूर की कृषि के लिए, केसर की कृषि के लिए। तो 58 नंबर का आंसर देना है। तो करेवा जो है केसर की खेती के लिए
बहुत अधिक उपयुक्त होते हैं या जाने जाते हैं। नेक्स्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन है 59 कि पृथ्वी के सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए। अब क्या है, मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचाना है। पृथ्वी का घूर्णन है, पृथ्वी का परिक्रमण है, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव है, सूर्य का घूर्णन है। तो 59 का आंसर दीजिएगा सभी लोग, आखिर कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा और तीसरा आपका हो जाएगा, मतलब पृथ्वी का परिक्रमण हो जाएगा और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव जो है या क्या हो जाएगा, मौसम परिवर्तन के पहचान हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 60 नंबर है कि भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? पंजाब में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। तो 60 का आंसर आपको देना है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है। अब इसमें क्या है, बात कुछ और करते हैं कि 46% क्षेत्र पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। जैसे सबसे ज्यादा तो उपलब्ध है, तो अब यहाँ क्या है, 46% ही क्षेत्र पर जो है सबसे ज्यादा सुविधा उपलब्ध है पूरे वहां पे जो अपने पूरा देश है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में जो है सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर है कि पृथ्वी का अधिक तापमान इनमें से किसके पास दर्ज किया गया सर? तो 61 का आंसर आप दीजिए कि क्या है, भूमध्य रेखा के मध्य, कर्क रेखा के पास, या मकर रेखा, या अंतर उष्णकटिबंधीय अपसरण। अब क्या है, पृथ्वी पर अधिकतम तापमान किसके आसपास दर्ज किया गया? तो 61 का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मतलब कर्क रेखा के आसपास जो है अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। 62 का आंसर दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है ठीक से मेल नहीं खाता? अक्समो बांध घाना, हुबर बांध यूएसए, कुरोबोका बांध जापान, बोरोगेम्बा बांध दक्षिण अफ्रीका। तो आखिर आपको बताना है 62 का आंसर क्या होगा? तो बोरोगेम्बा जो है कहाँ पे होता है सर? दक्षिण अफ्रीका नहीं होता, या ऑस्ट्रेलिया में होता है, या कहाँ होता है? ऑस्ट्रेलिया में, आप लिख लीजिएगा, यह होता है ऑस्ट्रेलिया में होता है। मतलब अक्सिमो घाना में हो जाता है, हुबर बांध यूएसए में हो जाता है, कुरोबेकावा जापान में हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया जो है बोरोगेम्बा ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। काफ़ी देख सकते हैं कि आप इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको कितने सही हुए जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी संबंध नहीं है? क्रेटर ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है सर। तो क्रेटर हो जाएगा, या कार्डेरा हो जाएगा, या अर्ग हो जाएगा, या क्यूनिस हो जाएगा। तो 63 का आंसर दीजिए। तो अर्ग का संबंध जो है किससे नहीं है? ज्वालामुखी से नहीं है, जबकि कार्डेरा है, क्यूनिस है, क्रेटर सभी का संबंध ज्वालामुखी से हो जाता है। नेक्स्ट आपका 64 है, बताना है कि निम्नलिखित में से दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है। लगभग कितना दो पूर्णिमाओं के बीच होगा? 26.5, 27.5, 28.5 या 29.5। तो 64 का आंसर दीजिए। तो कौन सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? तो 29, मतलब 29.5 दिन का दो पूर्णिमाओं के बीच अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 65 नंबर। आप बताना है आपको बिल्कुल कि इसमें क्या है, निम्नलिखित में से सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है। घाटी ग्लेशियर जो है महाद्वीपीय ग्लेशियर दो मुख्य प्रकार की हिमनदी हैं। हिमयुग भूमि के समस्थानिक समायोजन को प्रभावित करती है। हिमनदी अवक्षेप मैदान घाटी ग्लेशियर से संबंधित है। तो आपको 65 का आंसर देना है। तो क्या है, ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर एक बहने वाली बर्फ की बंद प्रणाली है, यह गलत हो जाएगा। आखिर इसमें क्या है, गतिशील प्रणाली होती है, गतिशील प्रणाली होती है जिसे हिमनद या हिमानी कहा जाता है ग्लेशियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 66 का आंसर देना है सर कि कौन सा सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है पूछा गया है। तो 66 का आंसर देना है। टर्बिटी धाराएं जो होती हैं सर क्या होती हैं? जल के अंदर, मतलब टर्बिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते हैं। अवघर्षित निक्षेप है। टर्बिटी धाराएं अन्य समुद्री गड्ढे का निर्माण करती हैं। टर्बिटी धाराएं ब्रह्मांडीय हैं। टर्बिटी सागरीय उत्पत्ति की परतें खुरदरी परतें हैं। आखिर इसमें आपको बताना है कि आखिर कौन सा हो जाएगा। इसमें सही नहीं है, इसे बताना है। तो यह क्या है, टर्बिटी धाराएं होती हैं।
तरबती धाराएं आखिर होती क्या है? जल के अंदर तीव्र गति से जो है अपघर्षित करते हैं। अपघर्षित तो क्या है? निक्षेप हो जाता है, तो यह सत्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि द कोल्ड वार जो है रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन हो जाते हैं? पॉल सीवरी, फ्रेडरिक सुमेन, फ्लोरेंस इलियट, खुश्चे। तो आखिर 67 का आंसर आपको देना है कि आखिर कौन हो जाएंगे? तो सुमेन जो है हो जाएंगे इसके आंसर। द कोल्ड वार रिट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, फ्रेडरिक एल सुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर है, चयन की प्रक्रिया में पहला आवश्यक कदम कौन सा है? नीति निर्माण, कार्यकारी निर्देश, कोष नियंत्रण, भर्ती। तो 68 का आंसर दीजिए, तो भाई भर्ती हो जाएगा। मतलब क्या है कि चयन प्रक्रिया का पहला कदम या आवश्यक कदम कौन होता है सर? भर्ती होता है। जब भर्ती आएगी तब तो चयन होगे, तो भर्ती होता है आवश्यक कदम। 69 का आंसर क्या होगा सर? कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। देखिए पॉलिटी से भी क्वेश्चन आता है। तो ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, ऑस्ट्रेलिया में संघीय सरकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार है, और क्या है रूसों में। यहाँ पे जो है ये चीज गलत, यहाँ पे जो टाइप नहीं हुआ है ये। चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, 70 देखते हैं। मतलब 70 में क्या दिया गया है कि किसने कहा उन कानूनों का पालन करना है जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, यह स्वतंत्रता है। उन कानूनों का पालन करता है करना है जिन्हें हम स्वयं अपने लिए बनाते हैं, स्वतंत्रता है। रूसो, लास्की, ग्रीन, स्पेंसर। तो इन्हें 70 का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट देना है कि कौन होते हैं? तो वह रूसो होते हैं, जिन्होंने कहा था। इन्हें क्या कहा जाता है? जोकोविनवाद का पिता या ब्लाकीवाद का पिता कहा जाता है रूसो को। तो यह कहते हैं कि उन कानूनों का पालन करना जिन्हें हम स्वयं के लिए बनाते हैं, वह स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि कौटिल्य की यह जो है कृति कौन सी है? हमने बताया था अपनी मास्टर क्लास में, कौटिल्य किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है सर। कौटिल्य चाणक्य को कहते हैं, और कौटिल्य का ही नाम विष्णुगुप्त होता है। तो कौटिल्य की कौन सी प्रसिद्ध कृति होती है? शकुनित अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और धर्मशास्त्र। तो आपको पता ही होगा कौटिल्य की पुस्तक या विष्णुगुप्त की पुस्तक कौन हो जाती है? अर्थशास्त्र हो जाती है। अर्थशास्त्र काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक हो जाती है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की पुस्तक हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से अनुच्छेद के तहत किस अनुच्छेद के तहत जो है भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो हैं मिलती हैं। 73 का आंसर आपको देना है सर। क्या होगा आखिर? प्रशासनिक नीति का मुख्य निर्धारण करने का कार्य किसका है? सर प्रशासनिक नीति जो होती है उसका जो है मुख्य कार्य कौन करने का मुख्य कार्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य कौन करता है? मुख्य अधिकारी, लेखा परीक्षक, जनसंपर्क अधिकारी या मानव संसाधन विकास। तो आपको बता दें जो होता है प्रशासनिक नीति का मुख्य वाक्य निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी करते हैं। 73 का आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, मुख्य कार्यकारी करते हैं। मतलब मुख्य वाक्य का निर्धारण करने का कार्य मुख्य कार्यकारी करते हैं। 74 नंबर, शक्ति का स्थानांतरण हो सकता है न कि इच्छा का न कि संप्रभु का। जो कि संप्रभु है, शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है न कि इच्छा का, और जो कि संप्रभु है। किसने कहा था? हाब्स ने, बोंदा ने, रूसो ने, ऑस्टिन ने। 74 का आंसर दीजिए। तो रूसो क्या थे? रूसो फ्रांसीसी दार्शनिक भी थे, फ्रांसीसी दार्शनिक थे। और यह कौन थे? इन्होंने क्या कहा? शक्ति का स्थानांतरण तो हो सकता है न कि इच्छा का, और जो कि संप्रभु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 75 का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से किसने एक राज्य को एक साध्य के साधन के रूप में माना नहीं? स्वतः साध्य
के रूप में माना है। अब इनसे क्या प्रश्न समझ में नहीं आया आपकी शायद, तो इसमें क्या है 75 का देना है कि किसने राज्य को एक साध्य के रूप में, साध्य के साधन के रूप में नहीं बल्कि साध्य के रूप में माना है। तो तानाशाह जो हो जाते हैं यही होते हैं, इन्होंने मानते हैं साध्य के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट आपका 76 नंबर स्क्रीन पर आपकी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था चीन के लिए कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था हो जाती है? एनपीसी, एनएफसी और एमपीसी और एमएफसी। तो आखिर इसमें कौन होगा? 76 का आंसर दीजिए कि आखिर इसमें क्या हुआ? तो एनपीसी संस्था हो जाएगी। मतलब कौन सी संस्था चीन के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था मानी जाती है? तो एनपीसी संस्था। चीन जो है एक दलीय प्रणाली कब से अपना रहा है? 1949 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है कि जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन, देखिए इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आएगा, जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन है के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है सर, तो यह मामला पूर्णतः लोचशील मांग का या पूर्णतः आलोचशील मांग का या ऐच्छिक लोचशील मांग का या अपेक्षाकृत लोचशील मांग का? तो 77 का आपको बताना है। तो ऐच्छिक क्या है? ऐच्छिक लोकशील मांग का हो जाता है। मतलब क्या है? जब एक वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के साथ उस पर कुल परिव्यय स्थिर रहता है तब यह मामला जो है ऐच्छिक लोकशील मांग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 है, माल्थस सिद्धांत। माल्थस जो है सिद्धांत के मामले में यदि मजदूरी बढ़ती है तो इसका परिणाम होगा। मतलब क्या है? माल्थस सिद्धांत कहते हैं यदि मजदूरी बढ़ जाएगी तब इसका परिणाम क्या होगा सर? जनसंख्या में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी, जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी केंद्रण में वृद्धि। तो इसमें क्या है? जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। मतलब यदि मजदूरी बढ़ती है तो आपका क्या होता है? जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगा। इसका परिणाम यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसने भारत को बेकर शुरू करने का सुझाव दिया था? किसने भारत को बेकर शुरू करने का सुझाव दिया था? 79 का आंसर देना है J.R. हिक्स, N.K. सेन और जो है एल कार्डेरा, उर्सुला हिक्स। तो एन केल्डर जो होते हैं इन्होंने भारत को बेकर शुरू करने का सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्म में मूल्य जो है, किस बाजार की स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण उत्पाद निर्णय में अंतर निर्भर होती है? आखिर 80 का आंसर देना है कि किस बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में अंतर निर्भर होते हैं? तो ये अल्पाधिकार में या एकाधिकार में या एकाधिकारक में या पूर्ण प्रतिस्पर्धा में आपको बताना है। तो 80 का आंसर देना है। तो अल्पाधिकार आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाजार स्थिति में फर्म आपस में मूल्य निर्धारण और उत्पाद निर्णय में अंतर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर है, किस समिति ने भारत में कृषि जोतकर संस्कृत की थी? कृषि जोतकर संस्कृत को थी टंडन समिति, राज्य समिति या केरकर समिति या बरावला समिति? किस समिति ने कृषि जोत पर कर की संस्तुति की थी? तो 81 का आंसर देना है। तो राज्य समिति ने जो है कर की संस्तुति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर है कि ई शक्ति परियोजना किससे संबंधित है? ई शक्ति परियोजना नाबार्ड से, आरआरबी से, सिडबी से, एसबीआई से। तो ई परियोजना जो है नाबार्ड से संबंधित हो जाएगी। ई शक्ति परियोजना किससे संबंधित है? जो है नाबार्ड से। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में होती है। के शिवरमन की सिफारिश पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर है कि शिक्षा मनोविज्ञान सर क्या है? व्यवहारिक ज्ञान विज्ञान या मानव विज्ञान या विशुद्ध विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? शिक्षा विज्ञान क्या हो, मनोविज्ञान क्या होता है? मनोव्यवहारिक विज्ञान हो जाता है। 84 क्या आंसर दीजिए कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था? प्रयोगात्मक विधि जो है सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? राइस और कार्नमेन ने, वुड ने, कोलिंस और डेवन ने, विल्हेम वुल्फ ने। तो 84 का आंसर आपको बिल्कुल देना है। तो कौन हो जाएंगे? विल्हेम वुल्फ हो जाएंगे। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जो है प्रस्तावित करते हैं विल्हेम वुल्फ जो है करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
आपका 85 है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है अध्यापक को इसलिए करना चाहिए, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए अध्यापक को, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके, इससे अधिक को आत्मसंतुष्टि मिल सके। आखिर 85 का आंसर दीजिए, तो क्या होता है 85 का सी आपका हो जाएगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी न मिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 86 नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा का क्षेत्र का मुख्य स्थान कौन सा है, तो 86 का आंसर आपको बिल्कुल करेक्ट देना है कि क्या होगा इसमें, तो बालक का हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका हो जाएगा, जब बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो बालक को हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 87, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या होता है। अभी वहां क्या पूछा गया था, अभी यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया कि बाल मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है, फिर बात करता है कि जो है बाल मनोविज्ञान के केंद्र बिंदु क्या है सर, विद्यालय, शिक्षण प्रक्रिया, बालक या अच्छा शिक्षक। तो 86 का नंबर आपको बताना है कि आखिर कौन सा होगा, तो विद्यालय जो है केंद्र बिंदु हो जाता है। नेक्स्ट आपका 88 नंबर है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा सर्वोत्तम है। पहला बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, या सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं, या एक जो होता है कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो 88 का आंसर आप लोग दीजिए कि क्या हुआ, तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 89 में बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, से केवल शैशवावस्था से विषादावस्था और केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्थाओं की, गर्भावस्था से किशोरावस्था से विशेषताओं का वर्णन हो जाता है। मतलब आपको बता दें यहाँ से कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ से बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है, तो क्या होता है किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, या कौन सा आपका सही हो जाएगा। 89 का बताने का प्रयास कीजिए आप लोग, तो डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन या वर्णन हो जाएगा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषम केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। तो 90 का आपको आंसर देना है, तो कौन हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगा। अर्थात मनोविज्ञान का पिता शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान जो है 90 का जो आपने बताया बाल केंद्रित शिक्षा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया और फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का वह किस प्रकार का व्यवहार संजोए है। अर्थात इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, यह किस प्रकार यह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कहना किसका था, 91 का आंसर बताइए कि आखिर क्या होगा, तो वुडवर्थ ने यह चीज कहा था। नेक्स्ट आपका 92 है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की व्यक्तिनिष्ठ विधि है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान की जो है व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी हो जाएगी सर, तो 92 का आंसर दीजिए। तो अंतर्दर्शन जो है, अंतर्दर्शन, बहिर्दर्शन, अवलोकन, प्रयोगीकरण, तो अंतर्दर्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चे यथावत ही सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया गया है, बच्चे अपने आप का स्वयं का सृजन करते हैं। जो बिलफ लाभ में आने वाले पहले बच्चे को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता, विद्यालय में आने वाले पूरे पहले बच्चे को कोई ज्ञान नहीं होता, या अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। तो 93 का आपको आंसर देना है, तो क्या होगा, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 का हो जाएगा, आखिर क्या शैक्षणिक मनोविज्ञान जो है विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने के माध्यम से योगदान देते हैं, या शिक्षक की समस्याओं को समझने के, या शैक्षणिक समस्याओं को। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या है, इसका पर्पज पूछा गया है। तो 94 का आपको बिल्कुल
करेक्ट आंसर देना है कि कौन सा हो जाएगा। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान क्या होता है सर? शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए शैक्षणिक मनोविज्ञान का उपयोग किया जाता है, के माध्यम से शिक्षा का योगदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है 95 होगा। 95 होगा जो है शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान है शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वह विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करें, वह विद्यार्थियों को अनुशासित करें, विद्यार्थियों को बेहतर समझें। या पूरा पेपर आपको कराया जा रहा है या पेपर आपको इसी तरह और कराए जाएं, 20 प्रैक्टिस सेट हमारे पास उपलब्ध है तो करवा देंगे, आप लोग जरूर बताइएगा। अब क्या है, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वह विद्यार्थियों का बेहतर मूल्यांकन करें या विद्यार्थियों को अनुशासित करें या पाठ्यक्रम को बेहतर ढंग से पढ़ाएं। तो 95 का दीजिए क्या हो जाएगा, मतलब विद्यार्थियों को बेहतर से समझें। शैक्षणिक मनोविज्ञान का यही अर्थ होता है। अब बताना है 96 क्या है, फिलॉसफी का मुख्य तत्व क्या है? फिलॉसफी का ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा या उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें आपका बिल्कुल सभी सही। ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा और तत्व मीमांसा फिलॉसफी के मुख्य तत्व हो जाते हैं। 97 बताइए फिलॉसफी का मुख्य संप्रदाय सर क्या है? विचारवादी, भौतिकवादी, बहुवादी या उपरोक्त सभी। तो 97 का आंसर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुवादी, विचारवादी, भौतिकवादी, ये तो सभी होता है सर। 98 का क्या होता है, दर्शन का मुख्य प्रकार क्या है? आस्तिक, नास्तिक, ए बी दोनों। तो 98 का आंसर दीजिए क्या होगा? तो आस्तिक व नास्तिक दर्शन का मुख्य आधार आस्तिक व नास्तिक दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है 99 कि वेदों पर आधारित दर्शन है। वेदों पर जो है आधारित दर्शन आखिर क्या होगा, यह आपको बताना है। कर्मकांड या मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड, वेदांत दर्शन या ये भी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 99 का आंसर दीजिए। तो कर्मकांड या मीमांसा दर्शन, ज्ञान कांड या वेदांत दर्शन, ये भी दोनों हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लास्ट क्वेश्चन आपके कितने सही हुए जरूर बताइएगा। और इसी तरह अगर प्रैक्टिस से चाहिए तो हम करवा देंगे, या तो प्रीवियस ईयर था हमारे पास 5 साल के और प्रीवियस रखे हैं, करवा दिए जाएंगे। 60 दर्शन संप्रदाय का दर्श क्या है? तो 60 दर्शन मतलब 100 का आंसर आपको लास्ट देना है। तो उपरोक्त सभी अद्वैत दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन क्या होता है? 60 दर्शन में पूछा है क्या शामिल है? तो अद्वैत दर्शन, योग दर्शन और न्याय दर्शन मतलब संप्रदाय का दर्श हो जाता है। आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूर्ण तैयारी कराई जा रही है और आप सारी क्लास देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।